तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th का NCERT चैप्टर 3.3 को डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसलिए हम लोग इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप NCERT के बुक में देख सकते हैं, वहाँ लिखा गया है, दो इक्वेशन है मेरे पास। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24। क्वेश्चन ये सजेस्ट करता है कि पहले इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। और हल करने के बाद लाइन में आगे बोलता है कि और इससे m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो जाता हो। तो क्वेश्चन को ज़्यादा आगे नहीं भागना है। पहले क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों इक्वेशन को हल करना है, तो हम विलोपन विधि का उपयोग करते हुए इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। सबसे पहले क्योंकि वैल्यू इक्वल है, हम सीधा सिंबल चेंज करके रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ पर 7y इज इक्वल हो गया 35 एंड हेंस y इज इक्वल हो गया 35 अपॉन 7। 7 5 टाइम में कट जाएगा, सो y बराबर कितना आ गया बाबू? 5। अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कहता है y, अब हमको फिर से अगेन पुनः इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस का 24। देखो, पहले बार में हम x को एलिमिनेट किए हैं, यहाँ दिख रहा है ना x को। अभी हम y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि y के दोनों वैल्यू, ये भी और ये भी, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें? अभी दोनों वैल्यू को बराबर करने के लिए नीचे वाले वैल्यू से ऊपर में और ऊपर वाले वैल्यू से नीचे गुना कर दें। 4 दूना कितना हो गया? 8x। 4 तिया कितना हो गया? 12y और 11 चौके कितना हो गया? 44। उसी तरीके से 3 दूना 6x, 3 चौके 12y और 24 तिया हो गया 72। नॉर्मल करेंगे, ये तो ऑलरेडी कट जाएगा बाबू, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है। 8 और 6 हो गया 14x और ये हो गया बाबू 12 में से 4 चला गया 8 और 6 में से 4 चला गया 2, लेकिन माइनस के साथ है ना। x बराबर रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 2। क्वेश्चन ये कह रहा था कि दोनों समीकरणों को हल कीजिए, हम हल कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है m का मान प्राप्त कीजिए। अब m का मान हमको तब प्राप्त होगा जब m के रिगार्डिंग कोई समीकरण हो। तो वो समीकरण दिया है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, दिया है वो समीकरण क्या है भाई? y इज इक्वल mx प्लस 3 दिया हुआ है ना। y के जगह पर बाबू अभी y का ये वैल्यू हमको प्राप्त हुआ है, y इज इक्वल 5। तो y के जगह पर 5 रखेंगे, m तो हमको प्राप्त करना है और x की जगह पर -2 रखेंगे, प्लस में 3 हो जाएगा। 5 इज इक्वल माइनस का 2m और प्लस का 3 लग जाएगा, है ना। 5 माइनस 3 हो जाएगा बाबू माइनस का 2m। 2 इज इक्वल यहाँ होगा माइनस का 2m और इसलिए बाबू m का वैल्यू निकल कर आएगा माइनस का 1। अब क्योंकि प्रश्न हमसे 3 बातें मांगा था, पहला बोला था समीकरण को हल करो, तो हल करने के बाद x का वैल्यू हमको मिला है -2 और y का वैल्यू मिला है 5। फिर बोलता है इसकी सहायता से m का मान निकालो, m बराबर हो गया -1। तो ये तीनों ही मेरा रिजल्ट है, ठीक है। ये तीनों ही मेरा रिजल्ट है, इसलिए इन तीनों को हम डब्बे में डाल रहे हैं, ओके। और यही मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अलग अलग सेक्शन है बाबू। पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। इस तरीके से स्टेटमेंट वाला अगर कोई प्रश्न रहे तो हड़बड़ाया नहीं जाएगा, एकदम रिलैक्स होकर के, क्योंकि सारी की सारी संक्रियाएं दो संख्याओं के साथ की जा रही हैं, इसलिए हमको दो संख्या मानना होगा। मान लिया कि माना कि दो संख्या बोला है, तो माना कि पहली संख्या एकदम इत्मीनान से मान लिया कि पहली संख्या x होगी बाबू। दो संख्याओं का अंतर 26 बोला है, तो दो संख्या होनी चाहिए ना मेरे पास, लेकिन हम दोनों को मालूम नहीं है कि दो संख्या कौन होगी, इसलिए हम पहली संख्या x बोला और उसी प्रकार से मान लिया कि दूसरी संख्या इज इक्वल y। अब हमको ये बात बताना है बाबू कि दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्या बराबर तो होगी नहीं। जाहिर सी बात है कि जब दो संख्याओं का
डिफरेंस 26 का चल रहा है तो बराबर नहीं होंगी, कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि जहाँ हम ये मान रहे हैं, जहाँ x जो होगी वो बड़ी है y, यानी बड़ी संख्या कौन है, x। ध्यान रखना है इस चीज का। अब हम आते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न ये कहा पहले लाइन में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बाबू x माइनस वाई भी 26 होगा। और अगर ध्यान दें तो y माइनस एक्स भी 26 हो सकता था। शब्द को सुनो, था। y बड़ी संख्या नहीं है बल्कि छोटी संख्या है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको मान चुके हैं, है ना। तो छोटी संख्या में से जब आप बड़ी संख्या घटाओगे तो वैल्यू माइनस में आता है ना। इसलिए अब आप ये जो वैल्यू आप माने हो, अब आप इसको नहीं मान सकते। अगर आप ये ब्लैक वाला लाइन x इज ग्रेटर देन y नहीं देते तो ये भी ट्रू होता और ये भी ट्रू होता, दोनों में से कोई एक आंसर बनाता। आई बात समझ में। इसलिए अब हम ये नहीं देंगे, ऐसा करने से बच गए। किसकी वजह से बच गए बाबू, इसकी वजह से बच गए, x इज ग्रेटर देन y लिखने की वजह से बच गए। क्योंकि कहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर है 26, है ना। तो दो संख्या में से एक संख्या x हो गई, दूसरी y, x माइनस वाई बराबर 26। y माइनस एक्स 26 नहीं होगा क्योंकि y छोटी संख्या है, और छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या घटेगी तो रिजल्ट माइनस में होना चाहिए था। ठीक है। पुनः प्रश्न से दोबारा से कुछ कहा जा रहा है। पुनः क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब दो ही संख्या थी, एक x थी और एक y। और जैसा कि हम ऊपर में लिख चुके हैं कि x इज ग्रेटर देन y है, x बड़ी संख्या है, बट कितनी बड़ी है। क्वेश्चन के अगले ही स्टेटमेंट में बता रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। जाहिर सी बात है, जो बड़ी होगी वही 3 गुनी होगी। बट मैथ इक्वल पर काम करता है, बराबर के निशान पर काम करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बराबर का निशान आए, यहाँ पर बराबर आए, जो 3 गुनी है उसके साथ साथ छोटी वाली को भी 3 गुनी करना पड़ेगा। अगर ये 3 गुनी है, सपोज कि ये संख्या जो है 10 हो और ये तिगुनी है तो ये 30 है, हम बराबर का निशान देना चाहते हैं तो हमको इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या के बारे में अवश्य लिख रहा है कि छोटी का 3 गुनी है, लेकिन बराबर करने के लिए संक्रियाएं छोटी में ही की जाएंगी। तिगुनी बोला, आपको कुछ नहीं करना है बाबू, आप छोटे वाले में 3 से गुना करेंगे। अगर 3 अधिक बोलता, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है बाबू, छोटे वाले में +3 करते। क्लियर है बात। अब यहाँ बाबू x बराबर क्या रिजल्ट दे रहा है, ये x बराबर 3y का रिजल्ट दे रहा है। देखो, अगर प्रतिस्थापन से हल करना है तो यही समीकरण 2 है, क्योंकि x के जगह पे 3y को हम रिप्लेस करेंगे। प्रतिस्थापन अगर आप लोग पढ़े हैं तो मेरे बात से वाकिफ होंगे। x की जगह पर हम अपने समीकरण 1 में जहां कहीं भी x होगा वहां 3y रख देंगे। अगर ये विलोपन होता, अगर ये विलोपन होता तो हम इसको लिखते हैं x माइनस 3y बराबर 0, तब इसको कहते हैं समीकरण 2। बट क्योंकि ये विलोपन नहीं है, इसलिए ये ऐसे काम नहीं करेगा। इसका इक्वेशन x बराबर 3y रहेगा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो मेरा समीकरण 2 आया, ये जो मेरा मान आ रहा है समीकरण 2 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में देखो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 26। हमको कुछ नहीं करना बाबू, सिर्फ x को हटाना है, x को हटाना है और x की जगह पर किसको रख देना है, 3y को। देखो, है ना, इज इक्वल 26, या 3y में से y चला जाएगा बाबू तो 2y इज इक्वल 26 हो जाएगा। y इज इक्वल कितना आ जाएगा, 13, क्योंकि 26/2 हो जाएगा। अब y का जो मान प्राप्त हुआ उससे हमको x निकालना है, क्योंकि दो ही संख्याएं थी, एक x थी और दूसरी y थी। y प्राप्त करने के लिए, x प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, तुम लिखोगे कि सर y का यह मान, यह मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। अब ऐसा है तो सॉरी, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। समीकरण 2 क्या है बाबू, x बराबर है 3y। अब हमको y का मान रखना है, इसलिए y को अब हटा दीजिए, क्योंकि y की जगह पर हम y का मान रख देंगे। और y का मान कितना प्राप्त हुआ था, यहाँ देखो बाबू 13 प्राप्त हुआ था। सो x बराबर कितना हो गया, 13 तिया 39, है ना। अब ये जो x और y है, इसको हम अरेंज करके लिखेंगे ना। किस तरह से अरेंज करेंगे, ये देखिए, यहाँ आप माने थे वैल्यू को कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो आप लिखोगे निष्कर्ष में नीचे, अतः
पहली संख्या अतः पहली संख्या इज इक्वल एक्स इज इक्वल कितना आ गया 39, है ना। और दूसरी संख्या इज इक्वल वाई इज इक्वल कितना आ गया 13। यही मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। और ये पूरा जो हम बना रहे हैं क्या कहलाता है बाबू, सॉल्यूशन। क्लियर। इसको भी नोट करोगे, समझोगे, वीडियो को फिर से पीछे करो, आगे करो, बट समझोगे, क्योंकि जब आपको क्लास में हाजिर होना है तो अपडेटेड है, ठीक है, अपडेट होकर हाजिर होना है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है बाबू 3 का 2 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। हम पेज पलटते हैं क्वेश्चन का और सवाल पढ़ते हैं। आप भी किताब में पेज पलटें। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दो कोण तो हमको मानना ही पड़ेगा, है ना। अब दो कोण जो हमको मानना है वो दो कोण में पहले एक छोटा कोण माने एक बड़ा कोण माने, या सिंपल सा दो कोण बोल देते हैं। मान लिया कि दो कोण में बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण इज इक्वल एक्स और छोटा कोण इज इक्वल वाई। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो कोण संपूरक हैं। तो एक तो तय हुआ कि अगर दो कोण संपूरक हैं तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। अब सर आप ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, तो उसके पीछे जवाब क्या होगा कि बाबू संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। ध्यान से, दो कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे यदि उनका योगफल कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए। अब हम इस समीकरण को जब यहाँ पे रख रहे हैं बाबू, क्योंकि ये प्रतिस्थापन है, अगर इसी को बाबू विलोपन से हल करना होता तो पता है क्या करना होता, x को यहाँ रखते, सभी चर मान को एक और कर देते और नंबर्स को एक और करके तब हम इसको समीकरण 2 बोलते। तब हम इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को बड़ी आसानी से वाई वाई काट देते। 2x बराबर रिजल्ट आता 8, 9 1, x बराबर हो जाता 99। फिर अगला बार में y को x को एलिमिनेट करते तो अगला कुछ और वैल्यू मिल जाता। जब दोनों रिजल्ट मेरे पास हो जाता, दोनों x और y निकल जाता, तो हम बोलते देखो भाई बड़ा कौन ये हुआ, छोटा कौन ये हुआ। हम आपको टेस्ट में भी कई बार क्वेश्चन में पूछेंगे जहां पर कंडीशन नहीं लगाएंगे कि इसको किससे हल करना है। हम क्यों लगाएंगे कंडीशन, किताब में लगाया हुआ है। किताब कह रहा है कि इसको आप केवल प्रतिस्थापन से ही हल करें। कर देते हैं हल प्रतिस्थापन से। अब लिखेंगे हम लोग कि समीकरण दो का मान कहाँ रख देना है बाबू, समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण 2 का मान हम 1 में रखेंगे तो यहाँ देखो 1 में x है, उस x के जगह पे कौन आ जाएगा y प्लस 18। तो x के जगह पर आ गया y प्लस 18 और प्लस में y पहले से है, ये वाला y बाबू है ना, इज इक्वल कितना हो गया 180। अब रिजल्ट में हमको दिखेगा 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18। 2y बराबर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8 और 182। y बराबर हो जाएगा 91। अब ये जो y का मान है लिखेंगे क्या, अगला काम क्या रहता है, y का मान x निकालने के लिए जाएंगे अब हम लोग। तो y का मान कहाँ रख देना होगा, समीकरण, देखो कहाँ पर से y x का मान मिलेगा। तो y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो x मिल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही हम रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा y के जगह पे 91 और प्लस का 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा 99। इसलिए जो हम बड़ा कोण माने थे x को, बड़ा कोण जो x डिग्री था वो कितना हो गया 99 डिग्री। और जो छोटा कोण माने थे हम लोग y डिग्री, वो कितना हो गया 91 डिग्री हो गया। और ये दोनों ही मेरा आंसर हो गया, डब्बा में कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदे। 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपया है। तो हमको ये पता करना होगा बाबू कि एक बल्ले की कीमत क्या है। एक बल्ले की कीमत क्या है, तो एक बल्ले की कीमत मान लेते हैं कितना रुपया है बाबू, x।
और उसी प्रकार से बाबू गेंद भी खरीदा गया था ना, तो एक गेंद की कीमत हम पता करेंगे कि वो कितना है। एक गेंद की कीमत इज इक्वल कितना रुपया है बाबू, वाई रुपया है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 7 बल्ला, है ना, ध्यान से देखो कैसे बनाया जा रहा है। 7 बल्ला और साथ में 6 गेंद है, इन दोनों की कीमत को मिला करके कुल कितना रुपया होता है, 3800 रुपया होता है ना। तो 7 बल्ला का मतलब हो गया 7x रुपया, 6 गेंद का कीमत हो गया 6y रुपया, और दोनों जोड़ करके होता है कुल कितना, 3800 रुपया। ये हो गया समीकरण एक। फिर बाद में क्या होता है, 3 बल्ला। पुनः प्रश्न से दोबारा से कुछ कहा गया है कि 3 बल्ला ऐसा आप लोग 3.1 एक्सरसाइज में पढ़े होंगे। 3 बल्ला और 5 गेंद, इन दोनों की कीमत मिला करके होती है 1750 रुपया। 1750 है, एक बल्ले की कीमत x है तो 3x, एक गेंद की कीमत y रुपया है तो 5y इज इक्वल 1750। समीकरण नंबर दो इक्वेशन जब हम लोगों को मिल गया है, अगर विलोपन से बनाना है बाबू तो x को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो, दो इक्वेशन में मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर प्रतिस्थापन से बनाना है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि समीकरण एक को हल करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन से बना रहे हैं, हल करने पर आ जाइए समीकरण एक में भाई, 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800, ठीक है। फिर आगे बढ़ें तो इसको लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस 6y। बाबू प्रतिस्थापन में क्या होता है, समीकरण में x और y में से किसी एक का मान निकालना है बस। तो x बराबर आ गया रिजल्ट यहाँ पर 3800 माइनस 6y अब बटे में 7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब अगला काम ये रह जाता है कि समीकरण 3 का जो ये मान प्राप्त हुआ है हम लोगों को, समीकरण 3 का यह मान, तुम लोग को भी पता होगा कि हम लोग इस मान को क्या करने वाले हैं बाबू, समीकरण 2 में रखेंगे, है ना। समीकरण 3 का यह मान समीकरण किस में रखना होगा, 2 में रखने पर, समीकरण 3 का यह मान कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो 3 के जगह पे समीकरण 2 में 3 आ गया, बट समीकरण 2 में जहाँ पर x है उस x के जगह पर x का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। तो अब हम वहाँ पे लिख रहे हैं 3800 माइनस का 6y बटे में 7 प्लस 5y इज इक्वल 1750। अब हम इसको गुना करेंगे, 300 300, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 2 = 11, 11400 माइनस 3 × 6 = 18y, अब बटे में इन सब के साथ लगा हुआ है 7, प्लस में अलग से है 5y इज इक्वल 1750। अगर मैथ के थोड़ा बहुत भी जानकार हैं तो इतना सा बात आप भी जानते होंगे कि अब इन दोनों में एलसीएम लेना है। कितना एलसीएम होगा, 7। इन दोनों में 7 तो भाग में है ही है, तो ये तो एज इट इज रह गया बाबू। 7 से ये गुना हो गया तो 7 बचे 35y, ये हो गया 1750। अगला काम तिरछा गुना के लिए, 11400 इन दोनों के बीच की संक्रिया होगी तो हमको मिलेगा 17। तो ये हो जाएगा प्लस का 17y इज इक्वल, 7 से गुना होगा, 700, 7 बचे 35, 3 7 से 49 और 3 52, 5 7 एकम 7 और 5 12। फिर हम यहाँ पर 17y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12250 माइनस 11400, और यहाँ पर बाबू 17y बराबर हो जाएगा 0, 5 और 12 में से 4 चला गया 8, 11 में से 11 गया 0, y बराबर हो जाएगा 850 अब बटे में 17, 5 बार में कटेगा तो y का रिजल्ट कितना आ गया, 50। जब y मिल जाए, क्योंकि हम प्रतिस्थापन में हैं, तो y का मान वापस से ले जाकर समीकरण 3 में रखते हैं। क्यों समीकरण 3 में रखते हैं, क्योंकि वहीं से हमको x मिलेगा। तो y का यह मान हम क्या लिख रहे हैं, y का यह मान समीकरण 3 में, है ना, समीकरण 3 में
रखने पर, अब रख दें समीकरण 3 में, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू वाई के जगह पे 50 अब बटे में 7। नॉर्मल करने अगर आए तो मैथ बन जाएगा। एक्स वही तो बोला कि लोअर क्लास में जब हम कैलकुलेशन टीचर हम लोगों को पढ़ाते हैं ना, तो हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से मैथ हम लोगों का बहुत वीक होता चला जाता है। 7 बार में कट गया बाबू, 5 बार में, 500 टाइम में। एक्स बराबर कितना आ गया? 500। इतना में छोड़ दोगे वो नंबर काट लेंगे। आपको लिखना है कि एक्स आप क्या माने थे, एक बल्ले की कीमत ना, तो आप लिखोगे अतः एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत इज इक्वल, कितना रुपया निकल कर आया? एक्स यानी 500। और एक बल्ले के बाद कौन है? गेंद ना। एक गेंद की कीमत कितना निकल करके आया है? 50 यानी वाई 50 रुपया। और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा बाबू। अगर समझ में ना आए, थोड़ा बारीकी तो है, लेकिन अगर आपको सच में ये चैप्टर पे कमांड कर लेते हो तो 3.4 और 3.5 में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी रहेगी, एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 3 का 3 नंबर हो चुका है, तो अब हम लोग करेंगे 3 का 4 नंबर। 3 का 4 नंबर, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। अगर लाइन को पूरा एक साथ पढ़ोगे तो थोड़ा दिक्कत लगेगा। हम समझाने का कोशिश करते हैं बाबू। कह रहा है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको दो तरह का किराया उसमें शामिल होगा। एक होगा नियत किराया, ठीक है, नियत किराया लगेगा। उसी नियत किराया के साथ आपका होगा प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर किराया। सर इसको थोड़ा और इलस्ट्रेट करें तो लो फिर से हम कर देते हैं। मान लो बाबू कि तुम 10 किलोमीटर की यात्रा करते हो, 10 किलोमीटर की यात्रा करते हो, और यात्रा करने के लिए जब तुम ऑटो लेते हो, ऑटो पर बैठते हो, तो ऑटो वाला बोलता है कि भैया हम आपसे 2 रुपया लेंगे। ये होगा फिक्स किराया, प्लस हर किलोमीटर पे आपसे हम 1 रुपया लेंगे। तो हर किलोमीटर पर अगर वो हमसे 1 रुपया लेगा तो 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया लेगा बाबू? 10 रुपया। और 2 रुपया जो है वो फिक्स है, तो टोटल वो हमसे कितना किराया ले लेगा? 12 रुपया का, है ना। अगर उसी तरीके से हमको 20 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, 20 किलोमीटर की यात्रा करनी हो, तो उसके लिए सबसे पहले वो हमसे 2 रुपया चार्ज करेगा जो कि नियत किराया है, प्लस हर किलोमीटर का 1 रुपया, तो 20 किलोमीटर का कितना रुपया चार्ज करेगा बाबू? 20 रुपया। टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा हमको? 22 रुपया। इसी तरीके से बाबू अगर 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर के लिए भी हमको पहले 2 रुपया तो चार्ज करना ही पड़ेगा, प्लस हर किलोमीटर के लिए 1 रुपया, तो 30 किलोमीटर के लिए 30 रुपया। तो टोटल किराया कितना रुपया देना पड़ेगा? 32। अगर बाबू यही नियत किराया गायब कर दें, यही नियत किराया हमको मालूम ना हो, तो नियत किराया की जगह पर हम 1 रुपया लिख सकते हैं ना। अगर बाबू प्रति किलोमीटर किराया हमको मालूम नहीं हो, तो हर किलोमीटर का जो 1 रुपया था वहां पर हर किलोमीटर के लिए अगर 22 रुपया ले, तो 30 किलोमीटर के लिए 30 बाई नहीं हो जाएगा? बस यही मैथ का बेसिक लॉजिक है कि आपको बताना है कि बताओ नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर कितना रुपया लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर उसको इलिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमको यही दो चीज़ मान लेना है। हम लिखेंगे बाबू कि माना कि देखो ये समझाए हैं, ये आपका मैथ नहीं था, लेकिन हाँ कोर यही है बाबू, विशेष यही बात है। माना कि नियत किराया, नियत किराया, बाबू नियत किराया माने फिक्स्ड है ना, ये चेंज नहीं होगा। मान लिया कि नियत किराया जो देगा, जो यहाँ पर 2 रुपया दिख रहा था, हम उसको क्या मान लिए? 100 रुपया। और प्रति किलोमीटर जो किराया होगी, प्रति किलोमीटर जो किराया होगा वो क्या है? जो हम यहाँ पर 1 रुपया प्रति किलोमीटर, 1 रुपया प्रति किलोमीटर, वही हम अब बोलेंगे। मान लिया कि हर किलोमीटर पे कितना रुपया ले? 22 रुपया। तो बाबू 5 किलोमीटर पे कितना रुपया लेगा? 5 रुपया लेगा। हो गया। अब आइए प्रश्न से, अब असली काम शुरू होगा। अब हो गया प्रश्न से। क्या है भाई प्रश्न से? सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो बाबू 10 किलोमीटर दूरी के लिए सबसे पहले तो हमसे नियत किराया लेगा ही, है ना, प्लस प्रति किलोमीटर वाला किराया तो लेगा। पहले नियत किराया लेगा हमसे, तो नियत किराया क्या है? एक्स।
और हर किलोमीटर पर अगर वाई रुपया लेगा तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई लेगा। बाबू एकदम मिलाओ ना, नियत किराया लेगा हमसे तो नियत किराया ले लिया, देख लो। प्रति किलोमीटर के लिए क्या पैसा लेगा, प्रति किलोमीटर के लिए वाई के हिसाब से 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई। कुल मिलाकर कितना रुपया हमसे वो वसूलता है, 105। ये हो गया मेरा पहला समीकरण। फिर बोलता है 15 किलोमीटर के लिए, तो चलो बनाते हैं। 15 किलोमीटर दूरी के लिए अब देखना है 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना देना पड़ रहा है। पहले तो नियत देना ही पड़ेगा। हर किलोमीटर के लिए अगर वाई रुपया तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई रुपया, और टोटल कितना पेड करना पड़ा उसको, 155 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से अगर हमको विलोपन से हल करना है बाबू, तो एक बार एक्स को एलिमिनेट करना है, एक बार वाई को। एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। अगर यहाँ से हमको इसके प्रतिस्थापन के द्वारा बनाना है, तो प्रतिस्थापन जो कि क्वेश्चन सजेस्ट भी कर रहा है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, है ना, समीकरण 1 को हल करने पर। चलो 1 को हल करेंगे तो वहां से x बराबर 105 माइनस का 10 वाई मिल जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान को लेकर के आएंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो फिर लिखना है यहाँ पे हमको समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो 3 का मान 2 में रख दो, ये हो गया x प्लस 15y बराबर 155, समीकरण 2। अब वहां से x को हटना पड़ेगा और x की जगह पर वैल्यू आएगा 105 माइनस का 10 वाई आ गया। नॉर्मल किया जाए, ये है 105 प्लस का 5 वाई बराबर 155, 5 वाई बराबर 155 माइनस का 105, 5 वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, 50, है ना। और इसलिए y बराबर कितना मिलेगा बाबू, 10। अभी सिर्फ y मिला है, इसलिए इत्मीनान से इसको y ही मानिए, ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए। y का मान कहाँ रखना है भाई, अगला निकालना x है, तो तुम भी सोच सकते हो कि y का मान हमको समीकरण 3 में ही रखना है। लिखेंगे y का मान, जो मान अभी आया है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू वाई, वाई की जगह पर कौन आया, y बराबर 10, तो x बराबर हो गया 105 माइनस का 100 बराबर 5। अब बताओ x मेरा क्या था, x था नियत किराया, तो लिखना होगा, इसलिए जो हम x माने थे वही नियत किराया था, इसलिए नियत किराया इज इक्वल x रुपया, यानी कि 5 रुपया, यानी गाड़ी पर बैठने का ही किराया जो फिक्स है वो 5 रुपया है। और जो प्रति किलोमीटर किराया है, प्रति किलोमीटर पर जो किराया है वो कितना है भाई, वो है वाई रुपया प्रति किलोमीटर, है ना, रुपीज़ वाई प्रति किलोमीटर। वो निकला है, वाई का वैल्यू 10 है, तो ये आ गया 10 रुपया प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। किताब से मिलाना पड़ेगा, है ना, मिला लीजिएगा और देखिएगा ये आंसर है या नहीं। जब तक हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इस बार भी इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ चुका है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे बाद में, पहले भिन्न के कॉन्सेप्ट को समझो। एक भिन्न तब फॉर्म करता है जब उसके पास क्या दिया हुआ हो बाबू, अंश भी दिया हुआ हो और साथ में हर भी दिया हुआ हो, है ना। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में हर में संक्रियाएं करने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमको अंश मानना पड़ेगा और हर भी मानना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं, माना कि भिन्न का अंश, पहले अंश, है ना, अंश इज इक्वल एक्स, उसी प्रकार से हर क्या हो जाएगा, वाई। जब अंश और हर मिल गया तो भिन्न क्या होता है, भिन्न सर होता है अंश बटा हर, अंश की जगह पे x और हर की जगह पे y। ध्यान रखना, यही मेरा एक्चुअल में भिन्न है। अगर हम प्रश्न पर आए, प्रश्न जो कह रहा है
उस पर आए। प्रश्न कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दिया, भिन्न का जो हर है उसमें भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक्स और वाई भिन्न था, अब इसके एक्स में 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न चेंज हो जाता है किसमें? 9/11 में। अब जाहिर सी बात है बाबू, यहाँ पर हमको क्रॉस गुना करना होगा, तो क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो 11 को गुना करेंगे x+2 से, और उसी तरीके से बाबू 9 को गुना करेंगे y+2 से। गुना भी आता होगा, क्लास 8 से सीखते हैं हम लोग। 11x+22 और ये हो जाएगा 9y प्लस 9×2 = 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल, ये हो जाएगा 18 माइनस 22। यहाँ पर हो गया 11x माइनस 9y इज इक्वल -4, समीकरण नंबर 1। बताइए कितना इजी था, है ना? पुनः प्रश्न से, दोबारा से प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। पुनः प्रश्न से, दोबारा से प्रश्न क्या कह रहा है? फिर से ये भिन्न है भाई x/y। क्वेश्चन कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश में भी 3 जोड़ दिया, हर में भी 3 जोड़ दिया, तब भिन्न क्या हो जाता है? 5/6। इसलिए तो बोला एकदम रिलैक्स होकर के सोचने वाला प्रश्न है ये, कोई भारी बात नहीं था। फिर से तिरछा गुना, 6 से गुना हो जाएगा x+3 में, और 5 से गुना हो जाएगा y+3 में। ये हो जाएगा 6x+18, और ये हो जाएगा 5y+15। समीकरण बनेंगे 6x माइनस का 5y इज इक्वल 15 माइनस का 18। रिजल्ट आएगा यहाँ पर, परिणाम आएगा समीकरण का 6x माइनस 5y इज इक्वल -3। इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरण मिल गए। अब 2 समीकरण मिलने के बाद तो बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है कि हम इसको विलोपन से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन से भी, इवन वज्र से भी और ग्राफ से भी। अब आपको जो सहूलियत लगता है आप उससे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको प्रेशर दे दिया है कि इसको प्रतिस्थापन से बनाना है, तो बाबू जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे प्रतिस्थापन से, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? और हाँ, याद रखिएगा, जब रिजल्ट आएगा एक्स का, जब रिजल्ट आ जाएगा वाई का, तो एक्स वाई आंसर नहीं होंगे, x/y आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर भिन्न जो है x/y को बताते हैं, है ना? तो x/y ही इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आइए बाबू, 6 नंबर सवाल अब हम लोग इसको देखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो बाबू यहाँ पर भी हमको 2 वेरिएबल दिखते हैं। अगर प्रश्न को आप देखिएगा, एक एक वेरिएबल जो है वो जैकब है और दूसरा उसका पुत्र है। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु माननी होगी। एज रिलेटेड क्वेश्चन जब भी हो तो आपको 2 वेरिएबल्स ढूंढ लेने चाहिए। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स ढूंढिए। तो एक वेरिएबल है जैकब, दूसरा है उसका पुत्र। तो आप लिखोगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। ठीक, उसी प्रकार से अब किसकी माननी पड़ेगी? जैकब के पुत्र की। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु इज इक्वल क्या मानिएगा? y वर्ष। दोनों को हो गया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के शुरुआत में लिखता है 5 वर्ष बाद, क्वेश्चन के शुरू में ही लिखता है 5 वर्ष बाद, इसलिए हम दोनों के आयु को, चाहे जैकब हो चाहे उसका बेटा हो, जैकब की आयु, उसकी आयु को भी कब देखेंगे? 5 वर्ष बाद। तो 5 साल के बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x+5 वर्ष हो जाएगी। और उसी तरह से जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब के पुत्र की आयु वो कितनी हो जाएगी? y+5 वर्ष हो जाएगी, है ना? तो बाबू सबसे पहले क्वेश्चन जैसे ही बोला 5 वर्ष बाद, तो हम दोनों की आयु को 5 वर्ष बाद लेके चले गए। अब यहाँ पे हम लिख दिया किसकी आयु? जैकब की आयु। और इधर हम लिख दिया किसकी आयु? उसके पुत्र की आयु। और दोनों में ऐसे शो कर दिया कि जैकब की आयु ज्यादा होगी, ऑब्वियसली पिता की आयु ज्यादा होती है बेटी की आयु से। यहाँ तक तो ठीक है, बट क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
यानी पिता की आयु जो होगी बेटे से तिगुनी होगी। अगर बेटा का आयु 10 साल है तो पिता की आयु 30 साल होगी। तो 30 साल इनकी आयु ना होगी, तो मैथ को इक्वल करने के लिए तिगुनी इसको करना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो सके। इसीलिए मैथ में इस बारीकी को ध्यान में रखते हुए हम लोग हमेशा न्यूनतम वैल्यू में ही संक्रियाएं करते हैं। ये हम प्रीवियस 2 क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। तो अब यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 3y प्लस 15 और समीकरण बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और ये 5 इधर आ जाएगा तो 10 समीकरण बन गया पहला। ये पहला हो गया। अब पुनः प्रश्न से पुनः कब कब लेके जा रहा है बाबू? अब कहता है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष पूर्व। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्तमान से ही 5 साल बाद होता है। 5 साल बाद वर्तमान से ही हुआ तो 5 वर्ष पूर्व भी वर्तमान से होगा। तो अभी जैकब की आयु कितनी है? x वर्ष। जैकब की आयु अभी वर्तमान में जैकब की आयु है x वर्ष। आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी? 5 साल पीछे जाना है ना, तो 5 साल घटाना पड़ता है, तो x माइनस 5 वर्ष हो गया। और जैकब के पुत्र की आयु कितनी होगी? जैकब के पुत्र की आयु वो कितनी रही होगी? सर वर्तमान आयु y वर्ष है, उसमें से 5 साल पीछे जाएंगे तो y माइनस 5 वर्ष। सही है। इसके बाद आगे प्रश्न क्या कह रहा है? एक तो तय हो गया, कुछ भी कहे पिता की आयु हमेशा ज्यादा होगी, चाहे 5 साल पहले रहो या 10 साल बाद। बट कहता है कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। यानी अगर ये 10 वर्ष रहा होगा 5 साल पहले तो ये 7 गुनी यानी 70 के बराबर रहा होगा। ये मतलब होता है। तो 7 वर्ष 7 गुनी ये थी ना बाबू, जैकब की आयु ना। तो 7 से गुना किसको करना पड़ेगा? किसकी आयु को 7 से गुना करना पड़ेगा? उसके पुत्र की आयु को। बस यही ध्यान रखना है कि जो न्यूनतम वैल्यू होता है ना, संक्रियाएं उसी में की जाती हैं। तो अब ये तभी तो ये बराबर हो पाएगा। तो ये हो गया x माइनस 5 इज इक्वल 7y और माइनस का 35। रिजल्ट हो गया x माइनस 7y इज इक्वल माइनस का 35, ये प्लस का आ जाएगा बाबू, तो माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। चाहे तो आप विलोपन से हल करो, चाहे तो आप प्रतिस्थापन से हल करो, बट इस बात का ध्यान रखो एक्स वाई मेरा आंसर नहीं होगा, आपको निष्कर्ष लिखना है। अतः जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष अर्थात इतना और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष अर्थात इतना। तो इस प्रकार से हम लोग अपने 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।